हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बिहार बोर्ड के मैट्रिक का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम आपको साइंस का टॉप 20 क्वेश्चन रहेगा। इसी के बारे में मैं आपको काफ़ी डिटेल से बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं और इसके नियम को लिखें। तो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो प्रकाश के कुछ भाग पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, यानी कि थोड़ा सा मुड़कर प्रवेश करती है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब बात करते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कुल 2 नियम हैं। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होता है। और नियम नंबर 2 है, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है, जिसे अपवर्तांक कहते हैं, और इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वीवीआई है, आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन रहता है। इसमें आपको लिखना है, जब तारे का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो उसे बढ़ती हुई अपवर्तांक वाले माध्यम से गुजरना पड़ता है, जिसके कारण तारों का प्रकाश लगातार पृथ्वी की त्रिज्या की तरफ मुड़ता जाता है और माध्यम के अपवर्तांक में अनियमित उतार चढ़ाव होते रहते हैं, जिसके कारण तारों का प्रकाश कभी हमारी आंखों तक पहुंचता है तो फिर कभी नहीं पहुंचता है, जिसके कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है। नेक्स्ट, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम को लिखें। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठा को आपस में फैलाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले बता दें कि तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा किसे कहते हैं। तो जैसे कि मान लिया जाए कि मैं आपका बायां हाथ पार देता हूं, यह है आपका बायां हाथ। अब देखिए, ये ऊपर वाला अंगूठा है और अंगूठा के जस्ट बगल वाले को तर्जनी कहा जाता है, और उसके बीच में यानी कि 5 अंगुली के बीच में जो अंगुली रहता है उसे मध्यमा कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे, पहले यह है अंगूठा, उसके बाद है तर्जनी और तर्जनी के बाद है मध्यमा। इसी तीनों अंगुली को लंबवत फैलाना है, यानी कि लंबवत फैलाएं। यदि तर्जनी विद्युत क्षेत्र की दिशा और मध्यमा धारा की दिशा निर्देशित करे तो चालक की गति की दिशा अंगूठे की दिशा की ओर होगी। इस नियम का यही कहना है। दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आपको याद रखना है। इसे स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट, जीवाश्म ईंधन क्या है, उदाहरण सहित लिखें। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना इसका भी 110% है। दोस्तों, जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, यानी कि जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। लाखों वर्ष पूर्व जय मात्रा के अपघटन से प्राप्त होने वाले ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन के श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट, अब बताइए, ऊर्जा के उत्तम स्रोत किसे कहते हैं, यानी कि ऊर्जा के सबसे अच्छे स्रोत किसे कहते हैं। तो ऊर्जा के उत्तम स्रोत उसे कहते हैं जो प्रति एकांक आयतन वाले प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, यानी कि प्रति एकांक आयतन तथा एकांक द्रव्यमान में अधिक से अधिक ऊर्जा दे। और दूसरा है, सरलता से सुलभ हो सके, यानी कि काफ़ी आसानी से वह उपलब्ध हो सके। और तीसरा है, भंडारण एवं परिवहन में आसान हो, ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से लेकर जाया जा सके। और चौथा है, वह सस्ता सुलभ हो, तभी तो हर कोई इसे उपयोग कर पाएगा। नेक्स्ट, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर इसे समझाएं। दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। दोस्तों, इसका उत्तर लिखना है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को यौगिक के विलयन या फिर गलित अवस्था से विस्थापित कर देती है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका उदाहरण देखिए। इसका उदाहरण है फेरस, यानी कि लोहा की अभिक्रिया जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से कराई जाती है तो फिर कॉपर सल्फेट से के जलीय विलयन से कॉपर को विस्थापित कर उसके स्थान पर स्वयं फेरस आ गया है, यानी कि ये स्थान का विस्थापन हुआ है, इसलिए यह विस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट,
पीतल या तांबे के पात्रों में दही एवं पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए? तांबे या पीतल के बर्तन में दही नहीं रखनी चाहिए क्योंकि दही खट्टा होता है। दोस्तों यहाँ खट्टा लिखा हुआ है, खट्टा होगा यहाँ पर। तांबे के साथ दही अभिक्रिया कर धातु किलवन बनाते हैं और दही का स्वाद बदल जाता है और वह खाने के लायक नहीं रहता है। इसी वजह से कहते हैं सभी लोग कि पीतल या तांबे के बर्तन में दही या कोई भी खट्टा पदार्थ ना रखें। नेक्स्ट, पोटेशियम तथा सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है? क्योंकि सोडियम तथा पोटेशियम तीव्र अभिक्रियाशील तत्व है। यह वायुमंडलीय ताप पर ही जल उठता है, अतः इसे खुला वायु में रखने से दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। यही कारण है कि इसे केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है, जिससे इसकी अभिक्रियाशीलता बिल्कुल कम हो जाती है और वायुमंडलीय ताप से अप्रभावित रहता है क्योंकि उसके संपर्क से दूर रहता है। इसी वजह से पोटेशियम तथा सोडियम के धातु को केरोसिन तेल के अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट, कार्बनिक यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक कम क्यों होते हैं? इससे उनकी प्रकृति के बारे में क्या कहा जा सकता है? कार्बनिक यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक निम्न होने का कारण है कि इन यौगिकों के अणुओं के बीच प्रबल बंध नहीं होते हैं, अतः बंधन बनाने के लिए आयनों का निर्माण नहीं करता है। इसी वजह से ये काफ़ी कमज़ोर होता है। इसी वजह से इसका गलनांक यानी कि आसानी से गल जाता है, कम ही ताप पर गल जाता है। नेक्स्ट, धनायन का आकार परमाणु से कम क्यों होता है? जब परमाणु एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे तत्व को दे देता है तो वह धनायन बनाता है और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होने की वजह से सेलों की संख्या कम हो जाती है और सेलों की संख्या कम होने की वजह से धनायनों का आकार परमाणु की तुलना में छोटा हो जाता है। तो स्वाभाविक है कि धनायन का आकार परमाणु से कम हो ही जाएगा। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से प्राप्त कर लेता है और जल भूमि से प्राप्त कर लेता है। ऐसे प्रकाश संश्लेषण करने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और तीसरा सूर्य की प्रकाश और चौथा जो क्लोरोफिल जो पौधों के अंदर ही पाया जाता है। नेक्स्ट, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? अपटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में प्रोटीन और वसा के उपापचय को थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट नियंत्रित करता है। यह वृद्धि संतुलन के लिए आवश्यक है। यदि हमारे भोजन में आयोडीन की कमी बनी रहे तो हम ग्वाइटर रोग से ग्रसित हो सकते हैं। इस बीमारी का लक्षण फूली हुई गर्दन या बाहर की ओर उभरी हुई आँख, गोलक हो सकते हैं। इस रोग से बचने तथा आयोडीन की शरीर में कमी दूर करने के लिए आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट, एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है? तो एक कोशिकीय जीव पराया विखंडन, मुकुलन तथा पुनरुद्भवन, बहुखंडन आदि विधियों से जनन करते हैं। उनमें केवल एक ही कोशिका होती है। वे सरलता से कोशिका विभाजन के द्वारा तेजी से जनन कर सकते हैं, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में जनन प्रक्रिया जटिल होती है और यह मुख्य रूप से लैंगिक जनन द्वारा होती है। यही आपको उत्तर लिखना है। नेक्स्ट, शाकाहारी किसे कहते हैं? पादपों तथा फसल उत्पादन ग्रहण करने वाले जीव शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे गाय, बकरी, भैंस, ये सभी जितने भी जानवर हैं ये सभी शाकाहारी होते हैं। यानी कि शाकाहारी उसे कहते हैं जो मांस मछली ना खाए, और मांस मछली खाने वालों को मांसाहारी कहा जाता है। और जो मांसाहारी हो और शाकाहारी हो उसे सर्वाहारी कहा जाता है। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ हुई? चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 से 72 ईस्वी के बीच हिमालय की ऊंची श्रृंखला में गढ़वाल के रैनी नामक गांव में चिपको आंदोलन शुरू हुआ, जो उत्तराखंड में पड़ता है। नेक्स्ट, उत्सर्जन की परिभाषा लिखिए। उत्सर्जन के 2 प्रमुख अंगों के नाम लिखें। तो शरीर की उपापचय क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हानिकारक
नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। उत्सर्जन के दो प्रमुख अंग, जिनमें से वृक्क, जिसे किडनी कहा जाता है, और दूसरा एक फेफड़ा है। नेक्स्ट, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? तो अम्ल पाचन प्रक्रिया संपादित करने में सहायता प्रदान करते हैं एवं भोजन के साथ आए कीटाणु को नष्ट करते हैं। नेक्स्ट, किसी विद्युत परिपथ में लघुपथन कब होता है अथवा लघुपथन क्या है? यदि किसी प्रकार धनात्मक तथा ऋणात्मक तार संपर्क में आ जाते हैं तो विद्युत परिपथ में प्रतिरोध लगभग नगण्य हो जाता है। इस स्थिति को ही लघुपथन कहते हैं। इससे आग भी लग सकती है। नेक्स्ट, विद्युत आवेश क्या है? इसके कितने प्रकार हैं? विद्युत आवेश वह गुण है जिसके कारण दूर से ही दो कण एक दूसरे पर आकर्षण या फिर विकर्षण करते रहते हैं। यह आकर्षण या विकर्षण दो प्रकार का होता है। विद्युत आवेश भी दो तरह के हैं, एक पॉजिटिव यानी कि धनात्मक और दूसरा नेगेटिव जिसे ऋणात्मक कहते हैं। समान आवेशों में विकर्षण तथा असमान आवेशों में आकर्षण होता है। दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।